रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की दुनिया के इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप उन कहानियों से रूबरू होंगे जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविकता की झलक भी पेश करती है। ये कहानियाँ सिर्फ कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के उन कोनों से ली गई सच्ची घटनाएं हैं जहाँ अंधेरा केवल रात का नहीं बल्कि अज्ञात रहस्यों का बसेरा भी है। हमारे देश के गांव और कस्बों में सदियों से ऐसी घटनाओं की चर्चा होती रही है जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें स्थानीय लोग अपनी आंखों से देखने और अनुभव करने का दावा करते हैं। ये कहानियां उन लोगों के निजी अनुभव पर आधारित हैं जिन्होंने डरावनी शक्तियों, अजीब घटनाओं और भूत प्रेतों का सामना किया है। चाहे वह सुनसान सड़कों पर दिखाई देने वाली रहस्यमयी परछाई हो, शमशान में सुनी गई अजीब आवाजें हों, या फिर राजमहलों और पुरानी हवेलियों के भीतर छिपे अनजाने भयावह रहस्य। ये कहानियां आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमारा उद्देश्य इस कहानियों के माध्यम से आपको न केवल रोमांचित करना है, बल्कि आपको यह भी दिखाना है कि हमारे समाज में लोक कथाओं और अंधविश्वास के पीछे छिपे सच्चे अनुभवों का कितना गहरा प्रभाव है। ये कहानियां उन अनकहे अनुभवों की आवाज है जो आपको डराएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और शायद आपको उन अनजानी सच्चाइयों से जोड़ देंगी जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए एक रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर। साइलेंट किलर, एक खौफनाक वायरस, एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। यह कहानी एक छोटे पहाड़ी शहर ग्रीन वैली की है, जहां सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन एक भयानक घटना ने इस शांति को चुरा लिया है। एक गुप्त बायोटेक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर आर्यन मेहरा और उनकी टीम एक ऐसे वायरस पर काम कर रहे थे जिसे इंसान के इम्यून सिस्टम को नष्ट करने की ताकत थी। लेकिन जैसे ही उनका प्रयोग गलत हाथों में चला जाता है, ये वायरस शहर में फैलने लगता है और उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं वे आपके होश उड़ा देंगी। इस कहानी में शामिल होंगे सस्पेंस, डर और उस वायरस का खतरा जो न सिर्फ इंसानियत को बल्कि पूरे शहर को तबाही की कगार पर ला खड़ा करेगा। क्या डॉक्टर्स और उनके सहयोगी इस भयावह वायरस के खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे, या फिर यह साइलेंट किलर शहर की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? इस खौफनाक मिस्ट्री से भरपूर कहानी में आपका स्वागत है, जो डर और रोमांच के हर पहलू को छूने की कोशिश करती है। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। रात का सन्नाटा था। एक छोटे से पहाड़ी शहर ग्रीन वैली की सड़कें खाली थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज और बहती हवा की सरसराहट माहौल को रहस्यमय बना रही थी। ग्रीन वैली, जो हमेशा से शांत और सुरक्षित माना जाता था, आज एक अनजानी बेचैनी से घिरा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित बायोटेक रिसर्च लैब में रोशनी अब भी जल रही थी। अंदर डॉक्टर आर्यन मेहरा, एक प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अपनी टीम के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट गुप्त था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। डॉक्टर आर्यन का चेहरा चिंता में डूबा था। उनकी टीम ने हाल ही में एक ऐसे वायरस की खोज की थी जो इंसान के इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से खत्म कर सकता था। हालांकि यह वायरस अब तक सिर्फ लैब के कंट्रोल माहौल में था। डॉक्टर आर्यन, यह वायरस बहुत अनस्टेबल लग रहा है, हमें इसे रोकने के लिए और टेस्ट करने चाहिए, लैब असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा।
मुझे पता है, लेकिन हमें इसकी प्रकृति को समझना होगा। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। डॉक्टर आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक एक अलार्म बज उठा। लैब के बायो कंटेनमेंट यूनिट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। टीम दौड़ते हुए उस तरफ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक शीशी जिसमें वायरस का प्रोटोटाइप रखा था गलती से टूट गई थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सभी को तुरंत क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया। ग्रीन वैली के निवासियों को अगले दिन कुछ अजीब महसूस हुआ। शहर की प्रमुख सड़क पर एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर भी उसकी स्थिति समझ नहीं पाए। यह पहली घटना थी। धीरे धीरे शहर में और लोग बीमार होने लगे। उनके लक्षण अजीब थे। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और शरीर पर काले चकत्ते। शहर के सिविल अस्पताल के डॉक्टर अंजलि राठौर इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं लगती, उन्होंने अपने सहकर्मी से कहा। डॉक्टर अंजलि ने तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक जांच शुरू होती, वायरस ने शहर के दूसरे हिस्सों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। शहर के छोटे से न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर करण वर्मा ने इस अजीब बीमारी पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। ग्रीन वैली में क्या हो रहा है? क्या यह किसी बड़े खतरे की शुरुआत है? करण ने अपने शो में सवाल उठाए। उसने बायोटेक लैब में काम करने वाले एक कर्मचारी से बात की, जिसने नाम न बताने की शर्त पर बताया, हमारे लैब में एक गंभीर गलती हुई है, लेकिन अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग पागल हो जाएंगे। करण को समझ आ गया था कि यह कहानी साधारण नहीं है। उसने मामले की तह तक जाने की ठान ली। इस बीच डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम वायरस के फैलने की वजह पर शोध कर रही थी। उन्हें पता चला कि वायरस हवा और पानी के माध्यम से फैल सकता है। इसका मतलब था यह बहुत तेजी से पूरे शहर में फैलने वाला था। हमें इसे रोकने के लिए सरकार से मदद मांगनी होगी, डॉक्टर आर्यन ने अपनी टीम से कहा। लेकिन सरकार तक पहुंचने से पहले ही वायरस के कारण शहर में अराजकता फैलने लगी। लोग अपने घरों में बंद होने लगे। अस्पताल मरीजों से भर गए। कहानी ने तब नया मोड़ लिया जब डॉक्टर अंजलि को एक अजीब तथ्य सामने आया। जिन लोगों को वायरस ने चपेट में लिया था, उनमें से कुछ के डीएनए में बदलाव हो रहा था। यह वायरस सिर्फ मारता नहीं है, यह कुछ और कर रहा है, उन्होंने अपनी टीम को बताया। उसी समय करण को एक गुप्त फाइल हाथ लगी, जिसमें लिखा था कि यह वायरस दरअसल एक जैविक हथियार है, जिसे गुप्त रूप से विकसित किया जा रहा था। ग्रीन वैली अब एक प्रयोगशाला बन चुकी थी और इसके लोग अनजाने में भयावह साजिश का हिस्सा बन चुके थे। शहर की रात गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर हलचल बहुत कम थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन वह ठंडक राहत देने वाली नहीं थी। ये किसी बुरे संकेत का एहसास कराती थी। डॉक्टर आदित्य सिंह अपनी प्रयोगशाला में बैठकर वायरस के बारे में सोच रहे थे। वही कई दिनों से इस वायरस पर लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकाल पाए थे। वायरस ने इतना भय फैलाया था कि पूरे शहर में डर का माहौल था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, और जो बाहर निकले वे संक्रमित होते जा रहे थे। डॉक्टर आदित्य एक अनुभवी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कई खतरनाक वायरस पर शोध किया था। लेकिन इस वायरस का मामला कुछ अलग था। इसने न केवल शारीरिक स्तर पर असर डाला था, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया था। संक्रमित व्यक्तियों की मानसिक स्थिति में जो बदलाव आ रहे थे, वो पूरी तरह से अभूतपूर्व थे। आदित्य ने नोट किया कि इस वायरस के संक्रमित व्यक्तियों में कुछ खास लक्षण उभर रहे थे।
सबसे पहले ये वायरस शरीर में सामान्य बुखार और खांसी की तरह उभरता था, लेकिन जैसे जैसे यह विकसित होता, यह व्यक्ति को मानसिक रूप से नियंत्रित करने लगता था। संक्रमित व्यक्ति अपना व्यवहार अचानक बदलते थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। उनकी भाषा भी बदलने लगती थी और वे किसी अज्ञात भय या शक्ति से प्रभावित दिखते थे। आदित्य ने वायरस के जीनोम का अध्ययन करने के लिए अपनी टीम को आदेश दिया था, लेकिन उन्हें जो परिणाम मिले वे और भी चौंकाने वाले थे। यह वायरस प्राकृतिक नहीं था, यह मानव निर्मित था। आदित्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह वायरस किसी वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम था और अब वह फैल चुका था। वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए उन्होंने अपनी टीम को भेजा था, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। अब तक का डेटा बहुत ही संकुचित और अधूरा था। वो अकेले इस वायरस के खतरनाक प्रभावों का सामना कर रहे थे और यह उनके लिए एक कठिन चुनौती बन चुका था। वो अपने लैब के कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार वायरस के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि अचानक एक अजीब सा नोटिफिकेशन उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर आया। वो संदेश था, यह वायरस किसी प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। यह संदेश आदित्य के मन में खलबली मचाने लगा था। उन्होंने इसकी गहनता से जांच की और पाया कि वायरस किसी प्रयोग का हिस्सा था जो अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। आदित्य ने तुरंत अपनी टीम को सूचित किया और एक आपात बैठक बुलाई। वो जानते थे कि वायरस का असर अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। अब यह केवल एक महामारी नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रयोग था जो मानवता के लिए खतरे का कारण बन सकता था। बैठक के दौरान डॉक्टर आदित्य ने अपनी पूरी टीम से कहा, हमारे पास अब एकमात्र विकल्प है, इस वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना। अगर हम इसका स्रोत नहीं ढूंढ पाए तो न केवल हमारे शहर को बल्कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। यह वायरस मनुष्यों की मानसिक रूप से भी नियंत्रित कर सकता है और यह किसी भी रूप में फैल सकता है। हमें इस खतरे को रोकना होगा और इसके लिए हमें हर संभव उपाय करने होंगे। टीम के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाते हुए आदित्य के विचारों से सहमत हुए, लेकिन तभी अचानक उनके फोन पर एक कॉल आई जो आदित्य के लिए एक और झटका देने वाली बात थी। कॉल रघु से आई थी जो आदित्य की टीम का एक सदस्य था। रघु एक युवा और तेज तर्रार वैज्ञानिक था, लेकिन आदित्य ने उसे हमेशा एक साधारण कर्मचारी के रूप में देखा था। वह उसे बहुत भरोसेमंद मानते थे, लेकिन रघु का फोन कॉल इस बार बहुत अलग था। डॉक्टर आदित्य, रघु की घबराई हुई आवाज ने आदित्य को चौंका दिया। आप मुझे पहचानते हैं? मैं रघु आपकी टीम से हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वायरस ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। मैं अब मैं अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण खो चुका हूँ। मुझे लगता है कि यह वायरस सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी संक्रमित कर रहा है। मैं अब अपने आसपास के लोगों में बदलाव देख रहा हूँ। मुझे डर है कि यह वायरस अब मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। आदित्य को यह सुनकर चक्कर सा आ गया। रघु की हालत गंभीर थी। अगर रघु जैसे व्यक्ति पर भी वायरस ने इतना असर किया था तो इसका मतलब यह था कि वायरस अब मानसिक नियंत्रण पर भी काम कर रहा था। आदित्य ने तुरंत फोन कट किया और पूरी टीम को सूचित किया कि अब हमें इस वायरस के मानसिक प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। साथ ही आदित्य को महसूस हुआ कि वह शहर की सड़कों पर चलकर रघु तक पहुंच सकते थे। उन्होंने लैब से निकलते हुए अपनी कार की ओर रुख किया। जैसे ही वह कार में बैठकर रघु के घर की ओर बढ़े, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़कों पर बिखरी हुई धुंध और दूर से आती हुई बिजली की कड़क की आवाज से पूरा माहौल डरावना लग रहा था। आदित्य की सोच में यह विचार आया कि यह वायरस केवल एक शारीरिक खतरा नहीं था, बल्कि अब यह एक मानसिक और भावनात्मक खतरा बन चुका था।
उन्होंने महसूस किया कि अब यह वायरस केवल फैलने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह पूरे शहर को मानसिक रूप से बर्बाद कर सकता है। जैसे ही वह रघु के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सड़कों पर लोग अजीब तरह से चल रहे थे, जैसे वे अपने आप में नहीं बल्कि किसी और के आदेश पर चल रहे हों। उनकी आंखों में घबराहट थी और उनका चेहरा पीलापन लिए हुए था। आदित्य ने देखा कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत असमंजस में थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खौफनाक स्थिति में हो। आदित्य ने फौरन रघु के घर का दरवाजा खटखटाया। रघु ने चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। रघु ने आदित्य को अंदर बुलाया और बोला, डॉक्टर, मुझे अब लगता है कि मैं खुद नहीं हूँ। ये वायरस मुझे पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई और है जो मुझे नियंत्रित कर रहा है। आदित्य ने रघु के चेहरे की ओर देखा और महसूस किया कि अब यह वायरस केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से लोगों को अपने नियंत्रण में ले रहा है। आदित्य के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह वायरस अब किसी शक्ति के रूप में फैल चुका है? क्या यह कोई छिपा हुआ खौफनाक एजेंट है जिसे कोई छुपा रहा है? आदित्य ने रघु से कहा, तुम्हारी मदद के बिना हम इसे नहीं समझ सकते। हमें इस वायरस के बारे में और गहराई से जानने की जरूरत है ताकि हम इसका इलाज ढूंढ सकें। आदित्य और रघु की बातचीत जारी थी। तभी बाहर से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। यह आवाजें शहर के कोने कोने से आ रही थी और हर आवाज में एक खौफनाक सी गूंज थी। ये आवाजें बता रही थी कि वायरस अब न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बड़े स्तर पर फैल चुका है। आदित्य के मन में एक डर और संशय पैदा हो गया था कि यह वायरस अब एक अज्ञात शक्ति के रूप में अपना रूप बदल चुका है और अब यह उसका सामना करना और कठिन हो सकता है। आदित्य और रघु की बातचीत जारी थी। रघु का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था जो साफ तौर पर आदित्य को दिखाई दे रहा था। रघु के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वह बार बार अपनी गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए। आदित्य को यह देखकर समझ में आ गया था कि वह केवल शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं था बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह नियंत्रण में था। रघु, रघु, आदित्य ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। यह वायरस तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है और तुम खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। हमें इसे खत्म करना होगा। रघु ने सिर झुका लिया और अपने हाथों को अपने माथे पर रखा, जैसे वह किसी दर्द से जूझ रहा हो। डॉक्टर आदित्य, रघु ने हकलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह वायरस केवल हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी कब्जा कर रहा है। हम सबको धीरे धीरे बदलता हुआ देख रहे हैं, जैसे कोई काली शक्ति हमें घेर रही हो। मुझे अब लगता है यह कुछ और ही है, कुछ जो हमने कभी नहीं सोचा था। आदित्य ने रघु के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रघु, हम इसे मिलकर रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस वायरस के गहरे रहस्यों का पता लगाना होगा। ये वायरस क्या है और क्यों इस तरह से हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है, यह हमें जानना होगा। रघु ने सिर उठाया और कहा, मैंने सुना है डॉक्टर आदित्य कि इस वायरस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक जैविक हथियार नहीं है, इसका एक अज्ञेय तत्व भी है जो हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है। क्या आपको लगता है कि यह सच हो सकता है? आदित्य को रघु की बातों में कुछ सत्यता दिखाई दी। उन्होंने खुद महसूस किया था कि यह वायरस सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण में भी किसी अज्ञात शक्ति का रूप धारण कर चुका था। अब सवाल यह था कि इस वायरस के साथ यह अज्ञेय तत्व क्या था और इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही थी। आदित्य ने रघु को एक कमरे में बैठने का आदेश दिया और खुद लैब में वापस लौटे। वो वायरस के और भी गहरे पहलुओं की जांच करने में जुट गए थे।
लैब में हर तरफ फैल रहे वायरस के सैंपल और उनके जीनोम को देखते हुए आदित्य को महसूस हुआ कि वह बस एक छोटे से टुकड़े को देख रहे थे, जो बाकी के रहस्यों को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। साथ ही आदित्य के दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर यह वायरस किसी प्रयोग का हिस्सा था तो इसका मतलब था कि यह किसी बड़े स्तर पर एक वैज्ञानिक या राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। अगर वायरस के फैलने का कोई उद्देश्य था तो वह उद्देश्य अब तक नहीं खुला था। आदित्य ने अपने सभी शोध पत्र और रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इस वायरस के साथ कुछ छुपा हुआ था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उस रात आदित्य ने निर्णय लिया कि वह इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में और अधिक गहराई से जानकारी हासिल करेंगे। वह एक पुराने साथी डॉक्टर गौरव से संपर्क करना चाहते थे, जो एक अत्यंत कुशल साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ था। आदित्य को लग रहा था कि डॉक्टर गौरव की मदद से वो वायरस के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। इस बीच रघु की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वह खुद को अपने शरीर में नहीं महसूस कर पा रहा था। वह बार बार यह कह रहा था कि वह दूसरी दुनिया से है और उसका शरीर सिर्फ एक माध्यम है। आदित्य को डर था कि अगर रघु को अब बचाया नहीं गया तो वह पूरी तरह से वायरस का शिकार बन जाएगा और फिर उसकी मानसिक शक्ति वायरस के नियंत्रण में आ जाएगी। आदित्य ने खुद को संजीवनी शक्ति की तरह समझते हुए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू की। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अब भी इसे नहीं रोका तो ये वायरस न केवल उनके शरीर बल्कि पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। रात के लगभग 3 बजे डॉक्टर गौरव का कॉल आया। हाँ आदित्य, मैंने तुम्हारा संदेश पढ़ा। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम मुझसे संपर्क कर रहे हो। ये वायरस न केवल जैविक है बल्कि इसे साइबर माध्यम से भी फैलाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो लोग इसे फैलाने की योजना बना रहे हैं वे तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हैं। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि इस वायरस के पीछे कोई तकनीकी साजिश हो सकती है? बिल्कुल, इस वायरस को कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भी फैलाया जा सकता है। यह एक डिजिटल वायरस हो सकता है जो पहले साइबर अटैक के रूप में फैलता है और फिर जैविक रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। गौरव की आवाज में गंभीरता थी। आदित्य की सांसें थम सी गई। वह यह सोचने लगा कि अगर यह वायरस साइबर माध्यम से फैल सकता है तो इसका मतलब था कि यह किसी गहरे छिपे हुए उद्देश्य के लिए फैलाया गया है। यह वायरस सिर्फ एक बायोलॉजिकल हमले का हिस्सा नहीं था बल्कि एक डिजिटल अटैक था जो मानवता के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत था। आदित्य ने गौरव से कहा, हम जल्द ही एक टीम बनाकर इस वायरस की डिजिटल प्रणाली का पता लगाएंगे। हमें यह जानना होगा कि इसे कैसे फैलाया गया ताकि हम इसे रोक सकें। वहीं रघु के पास जाने पर आदित्य ने देखा कि वह बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वह अब अपने ही शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य के सामने रघु की स्थिति और भी जटिल हो गई थी। आदित्य को डर था कि अगर वह अब रघु को बचाने में नाकाम रहे तो वह पूरी तरह से वायरस के चुंगल में फंस जाएगा और फिर शायद उसे बचाना असंभव होगा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए रघु को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि रघु को बचाने में उन्हें अब समय नहीं गंवाना चाहिए। आदित्य और गौरव की टीम ने मिलकर वायरस की उत्पत्ति की जांच करने के लिए एक नया रास्ता निकाला। अगले कुछ दिन उन दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वायरस के रहस्यों को खोलने के साथ साथ आदित्य ने महसूस किया कि यह महामारी सिर्फ एक शुरुआत थी और इस वायरस के पीछे कोई और खौफनाक उद्देश्य छिपा था। अब सवाल यह था कि इसका अगला कदम क्या होगा। क्या यह वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा या फिर आदित्य और उसकी टीम के समय रहते इसे रोक पाएंगे? यह एक खतरनाक रास्ता था जिस पर चलते हुए आदित्य को अपनी पूरी ताकत और समझ का इस्तेमाल करना था।
वायरस से जूझते हुए वो यह भी नहीं जानते थे कि उनका सामना अब किस खौफनाक शत्रु से होने वाला था। आदित्य और गौरव ने मिलकर वायरस की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। गौरव ने अपने विशेष उपकरणों के माध्यम से वायरस के डिजिटल पैटर्न का विश्लेषण करना चालू किया। यह वायरस जैविक रूप से तो खतरनाक है ही, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। गौरव ने कहा, इसका डिजिटल रूप इतना घातक है कि यह न केवल शरीर में बल्कि हमारी पूरी सूचना प्रणाली में भी घुसपैठ कर सकता है। इस वायरस को केवल हमारे शरीर में फैलने से पहले यह हमारे नेटवर्क सिस्टम में अपनी जड़ें जमा चुका था। आदित्य चौंक गए, यह समझने के बाद कि वायरस के फैलने का रास्ता अब न सिर्फ शारीरिक था बल्कि डिजिटल भी था। उन्होंने उसे रोकने के लिए नए उपायों की तलाश शुरू कर दी। यदि यह वायरस किसी डिजिटल माध्यम से फैल सकता है तो इसका मतलब था कि इसकी जड़ें कहीं और कहीं गहरी थी। उन्होंने गौरव से पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि इसे फैलाने के लिए साइबर हमलावरों ने कोशिश की थी या उनकी कोई साजिश है? गौरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ आदित्य, ये वायरस मानवता पर एक हमला नहीं बल्कि एक साइबर हमले का हिस्सा हो सकता है, और इस हमले को अंजाम देने वाले लोग न केवल वैज्ञानिक थे बल्कि कुछ खतरनाक तकनीकी विशेषज्ञ भी हो सकते थे। आदित्य की आंखों में संकोच था, लेकिन अब वह किसी साजिश के तार जोड़ने लगे थे। यह सिर्फ एक जैविक हमला नहीं था बल्कि इससे कहीं बड़ा खतरा था। इसे रोकने के लिए उन्हें सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क के साथ काम करना था। आदित्य ने गौरव से पूछा, हमें क्या करना होगा अब? हमें इसका इलाज या निदान कैसे मिलेगा? गौरव ने शांति से कहा, इसका इलाज तो समय पर निर्भर करता है, लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह वायरस मनुष्य के जीनोम को कैसे प्रभावित करता है। यदि हम इसके डिजिटल रूप को नियंत्रित कर पाए तो इसका जैविक रूप भी रोक सकते हैं। इस बीच रघु की हालत और बिगड़ने लगी। अब वह मानसिक रूप से पूरी तरह से संक्रमित हो चुका था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आदित्य ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु अब खुद को इस वायरस के कब्जे में मानने लगा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और वह बार बार अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य को यह महसूस हुआ कि रघु के लिए अब हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण था। अगर रघु को अब नहीं बचाया गया तो यह वायरस उसकी चेतना पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेगा। आदित्य ने गौरव से कहा, मैं रघु को बचाने का प्रयास करूंगा। इस समय हम दोनों को अलग अलग मोर्चों पर काम करना होगा। तुम वायरस के डिजिटल पहलू पर ध्यान दो और मैं रघु की स्थिति पर। गौरव ने सिर हिलाया। समझ गया आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य ने रघु को अपने पास लाकर उसे सॉफ्टवेयर से जांचने की कोशिश की ताकि उसके दिमाग में वायरस के प्रभाव को रिवर्स किया जा सके, लेकिन रघु की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि आदित्य को लगा कि वह इस संक्रमण को अब खुद भी महसूस कर रहा है। जैसे ही आदित्य ने रघु के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश की, रघु ने चीखते हुए कहा, तुम नहीं जान पाओगे आदित्य, यह वायरस अब हमारे दिमागों में घर कर चुका है। हम सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। कोई भी इसका बचाव नहीं कर सकता। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसकी घबराहट को काबू करते हुए रघु के सिर पर हाथ रखा। रघु, अगर तुम मेरे साथ हो तो हम इस वायरस को हराने में सफल होंगे। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि हम इसे खत्म कर सकते हैं। रघु ने कुछ देर के लिए आदित्य की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करता, अचानक उसकी आंखें फिर से जार जार बहने लगी और वह कहने लगा, ये वायरस मेरे अंदर है आदित्य, अब तुम ही बताओ, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? आदित्य ने मन ही मन खुद को वादा किया कि वह रघु को बचाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह किसी भी कीमत पर खौफनाक वायरस को हराने के लिए तैयार था।
आदित्य और गौरव ने वायरस के रहस्यों को जानने की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन यह आसान काम नहीं था। वायरस का उत्पत्ति, उसका प्रभाव और उसके फैलने के तरीके, इन सभी ने उन्हें एक ऐसे भंवर में डाल दिया था जहां हर कदम और भी अधिक खतरनाक होता गया। वायरस अब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और डिजिटल रूप से भी लोगों पर प्रभाव डालने लगा था। आदित्य को अब यह एहसास हो रहा था कि उनका सामना सिर्फ एक जैविक हमला नहीं बल्कि एक गहरी साइबर साजिश से भी हो सकता है। गौरव ने अपनी लैब में वायरस के डेटा को और गहराई से जांचना शुरू किया। आदित्य उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी और चिंता थी। गौरव के चेहरे पर ध्यान केंद्रित था, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को सुलझाने के करीब हो। उसने कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर बारीकी से देखा और फिर आदित्य की ओर मुंह किया। आदित्य, आदित्य, गौरव ने धीरे से कहा, यह वायरस केवल जैविक नहीं है, इसके अंदर एक साइबर एल्गोरिदम छिपा हुआ है और यह एल्गोरिदम लगातार विकसित हो रहा है, जैसे कि किसी कंप्यूटर वायरस की तरह। यह एल्गोरिदम बिना किसी बाहरी उपकरण या संपर्क के अपने आप को नए रूप में बदल सकता है। आदित्य की आंखों में विस्मय था। क्या तुम कह रहे हो कि यह वायरस हम पर एक डिजिटल हमला कर रहा है? बिल्कुल। यह वायरस केवल हमारे शरीर में फैलने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि यह हमारे डिजिटल नेटवर्क में भी घुसपैठ कर रहा है। यह हर सिस्टम को संक्रमित कर सकता है, ऑनलाइन डेटा से लेकर हमारे व्यक्तिगत नेटवर्क तक। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह वायरस सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नियंत्रण भी स्थापित करता है। यह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीकों को बदल सकता है, बदल भी रहा है। आदित्य को यह सुनकर बेहद आश्चर्य हुआ, लेकिन एक गहरी चिंता ने उसे घेर लिया। वह समझ चुका था कि यह वायरस सिर्फ शारीरिक रूप से मारे जाने का खतरा नहीं था, बल्कि यह मनुष्यों के मानसिक और सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन ला सकता है। तो इसका मतलब है कि वायरस हमें साइबर माध्यम से भी नियंत्रित कर सकता है? आदित्य ने पूछा। जी हाँ, गौरव ने गंभीरता से कहा। अगर हम इसे रोकने में असमर्थ रहे तो यह केवल वायरस का संक्रमण नहीं होगा, यह एक प्रणालीगत बदलाव की शुरुआत हो सकती है। यह केवल महामारी का रूप नहीं ले सकता, बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल और शारीरिक ढांचे को अपने कब्जे में ले सकता है। आदित्य ने सोचा कि वायरस के फैलने का तरीका अब एक नए खतरे की ओर बढ़ रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि यदि वह इसे जल्द से जल्द रोकने में असफल रहे तो इस वायरस के प्रभाव से पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती थी। इस बीच रघु की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह अपनी चेतना को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था। आदित्य ने उसे हर संभव उपचार देने की कोशिश की, लेकिन वायरस के मानसिक प्रभाव ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। रघु अब अपने विचारों और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वो बार बार यह कहता था, मुझे यहाँ से निकलना है आदित्य, मैं अब इस शरीर से बाहर जाना चाहता हूँ। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ चुका था कि रघु अब उस वायरस का शिकार हो चुका था, जो मानसिक रूप से भी उसे अपना बना चुका था। आदित्य के मन में एक ख्याल आया कि वह इस समय के भीतर रघु को बचाने में असफल हो सकता है, लेकिन उसके लिए वायरस के साइबर पहलू को समझना जरूरी था। गौरव की मदद से वह उस एल्गोरिदम का अध्ययन करना चाहता था जो वायरस को फैलने में मदद कर रहा था। आदित्य और गौरव ने मिलकर वायरस के पैटर्न को समझने की कोशिश की। गौरव ने अपनी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए वायरस के हर एक पहलू का विश्लेषण करना शुरू किया। उनके सामने एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई। वायरस केवल शरीर को संक्रमित करने वाला जैविक तत्व नहीं था, यह किसी प्रकार के स्मार्ट वायरस की तरह था जो संक्रमित व्यक्ति के दिमाग में भी अपनी पैठ बना सकता था। यह वायरस एक प्रकार से मनुष्य के चेतना और निर्णय क्षमता को कमजोर करने की प्रक्रिया में था।
आदित्य को समझ में आया कि ये वायरस कुछ और नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर की तरह था जो मनुष्य के दिमाग और विचारों को हैक करने की कोशिश कर रहा था। यह शरीर में प्रवेश करके मानसिक स्थितियों को बदल सकता था और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। आदित्य की चिंता और बढ़ गई। गौरव, आदित्य ने उसकी ओर मुंह किया। अगर ये वायरस अब हमारे दिमागों में घुस चुका है तो इसका मतलब है हम सब एक स्मार्ट वायरस के नियंत्रण में हैं। क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? गौरव ने गहरी सांस ली। इस वायरस का इलाज मुश्किल है आदित्य, लेकिन अगर हम इसे जल्दी से पकड़ सकें और इसके डिजिटल नेटवर्क को तोड़ सकें तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आदित्य और गौरव ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका लक्ष्य था इस वायरस की डिजिटल नेटवर्क को तोड़ना ताकि यह और अधिक फैलने से पहले रोका जा सके। गौरव ने अपने कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए वायरस के एल्गोरिदम का विश्लेषण किया। हमें यह वायरस का नियंत्रण तोड़ना होगा, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए हमें पूरी दुनिया में फैले इसके डिजिटल कनेक्शन को पहचानना होगा। लेकिन गौरव, क्या हम इस नेटवर्क को बिना और अधिक नुकसान पहुंचाए तोड़ सकते हैं? गौरव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह एक खतरनाक कदम होगा, लेकिन हमें इससे बचने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमें इसका सिस्टम हैक करके इसकी जड़ को समाप्त करना होगा। अगर हम इसे नेटवर्क से बाहर कर देते हैं तो वायरस का प्रभाव कम हो सकता है। आदित्य और गौरव ने पूरी टीम बनाई और वायरस के डिजिटल नेटवर्क को तोड़ने के लिए काम शुरू किया। वो जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। समय बीतता गया और आदित्य और गौरव ने वायरस के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार काम किया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई जब एक दिन गौरव ने वायरस के डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया। हमने इसे तोड़ दिया है आदित्य, गौरव ने खुश होकर कहा। अब इस वायरस का डिजिटल नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि वायरस का जैविक रूप अब भी फैलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य को विश्वास था कि अब वह इस पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने रघु की स्थिति को देखा, जो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। आदित्य ने रघु के पास जाकर कहा, तुमने हमें हारने नहीं दिया रघु। तुमसे उम्मीद थी और अब हम इस वायरस को हराएंगे, लेकिन अब भी वायरस के अंतिम रूप को हराना बाकी था। आदित्य और गौरव की टीम ने मिलकर इस वायरस की जैविक पेट को खत्म करने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। ये वायरस अब केवल शरीर में नहीं बल्कि इंसान की चेतना में भी फैल चुका था। आदित्य और गौरव के लिए अब इस वायरस का अंत करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। वायरस का हर रूप, चाहे वो जैविक हो, मानसिक हो या डिजिटल, अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। ये एक लड़ाई थी जो न केवल उनकी जान को खतरे में डाल रही थी बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व को संकट में डाल रही थी। आदित्य ने रघु को अपने पास बुलाया और कहा, रघु, तुमने हमारे साथ मिलकर बहुत संघर्ष किया है। अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुम विश्वास रखो, हम इस वायरस को हराएंगे। रघु की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वह मंद स्वर में बोला, आदित्य, मैं नहीं जानता कि क्या मुझे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें जवाब देने की कोशिश करूंगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और रघु से पूछा, क्या तुम इस वायरस के स्रोत के बारे में कुछ जानते हो? रघु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह वायरस, यह केवल इंसान के शरीर और दिमाग में नहीं बल्कि उसे फैलाने वाले इंसानों के पास भी है। इसका वास्तविक स्रोत एक वैज्ञानिक प्रयोग था जिसे पहले गुप्त रखा गया था। इस वायरस का निर्माण एक ऐसी प्रयोगशाला में हुआ था जो साइबर और जैविक दोनों तकनीकों को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। यह वायरस वही प्रयोग था जो जानबूझकर फैलाया गया था।
आदित्य और गौरव एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह नया खुलासा उनके लिए एक नई दिशा लेकर आया था। उन्हें अब यह समझ में आया कि वायरस केवल प्राकृतिक घटना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक साजिश का हिस्सा था। आदित्य और गौरव ने मिलकर उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला की जानकारी प्राप्त की जहां इस वायरस का विकास हुआ था। वह प्रयोगशाला एक गुप्त और बंद स्थान पर थी, जहां से वायरस का नियंत्रण पूरी दुनिया में फैल रहा था। गौरव ने कंप्यूटर के माध्यम से उस स्थान की लोकेशन ढूंढी। आदित्य ने अपने साथियों के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। हमारे पास अब समय नहीं है, आदित्य ने कहा। हमें तुरंत उस प्रयोगशाला तक पहुंचना होगा और वायरस का वास्तविक स्रोत खत्म करना होगा। गौरव ने अपनी लैब से कुछ जरूरी उपकरण लेकर आदित्य को दिए। यह उपकरण तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां का वातावरण बहुत खतरनाक हो सकता है। इस वायरस ने वहां की सभी सुरक्षा प्रणालियों को भी संक्रमित कर दिया होगा। आदित्य और गौरव ने अपनी टीम तैयार की और उस गुप्त प्रयोगशाला की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से अलग दुनिया थी। यह जगह शांति से भरी हुई थी, लेकिन अंदर से यह एक जाल थी जो हर इंसान को अपना शिकार बना रही थी। आदित्य और गौरव ने उस प्रयोगशाला के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें कई डिजिटल और जैविक तत्व मिले जो वायरस को फैलाने के लिए तैयार थे। गौरव ने वहां के सिस्टम को हैक किया और वायरस के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश की। आदित्य ने उसके साथ मिलकर वायरस के कंट्रोल पैनल को डिक्रिप्ट किया। आखिरकार उन्होंने वायरस के स्रोत को ढूंढ लिया, एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क जो हर मानव के दिमाग और शरीर को नियंत्रित कर सकता था। आदित्य और गौरव ने मिलकर इस नेटवर्क को तबाह करने के लिए एक अंतिम उपाय किया। गौरव ने वायरस के कोड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक डिजिटल बम तैयार किया। आदित्य ने उसे सक्रिय किया। जैसे ही बम एक्टिवेट हुआ, वायरस के नेटवर्क का संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो गया। यह डिजिटल और जैविक वायरस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वायरस का खात्मा होने के बाद रघु की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। अब वह पूरी तरह से होश में था और वायरस के प्रभाव से बाहर आ चुका था। आदित्य और गौरव को राहत मिली, लेकिन वे जानते थे कि यह जीत अस्थायी हो सकती थी और वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। आदित्य ने गौरव से कहा, हमने इसे हराया, लेकिन यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि इस तरह के वायरस फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। गौरव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, ये वायरस खत्म हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसे और खतरे आ सकते हैं। हमें अपनी तैयारियों को और मजबूत करना होगा। आखिरकार आदित्य और गौरव ने महसूस किया, इस खतरे से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी लड़ना पड़ा। यह एक चेतावनी थी कि विज्ञान और तकनीकी विकास को सही दिशा में उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, और इस तरह साइलेंट किलर, एक खौफनाक वायरस, खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरी हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, नमस्कार।